जय सिया राम बच्चों, मैं अजय प्रताप सिंह आपके सामने लेकर आया हूं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्लास 10th का टॉपिक है। आईसीएसई और सीबीएसई बोर्ड दोनों में पूछा जाता है। तो आज करेंगे अपने इस टॉपिक के सारे क्वेश्चंस के और सारे डाउट्स को क्लियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना आपका समय गंवाए। बोर्ड्स के एग्जाम बहुत नजदीक है तो इसको अच्छे से पढ़िएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। ध्यान रखिएगा, ये जो टॉपिक है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये आपके क्वेश्चन में 5 से 7 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा जाता है। तो इंटरेस्टिंग है, शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी बनते हैं। बाकी डेली लाइफ में आपका ये चैप्टर कहाँ पे यूज होता है या एक्चुअल में रियल लाइफ में ये चैप्टर कहाँ पे यूज होता है, मैं फर्दर वीडियो बना के डाल दूंगा, वहां से आप देख लीजिएगा। लेकिन अभी मेरा काम है, क्योंकि आपके बोर्ड्स के एग्जाम बहुत पास है, 1 से 2 महीने का समय बचा हुआ है आपके पास, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपके पहले ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को लिया जाए, रादर देन कि ये कहां पे रियल लाइफ में यूज होता है इसके बजाय। हो सकेगा तो मैं क्वेश्चंस के बीच में आपको बता भी दूंगा, लेकिन फिर भी मेरा जो पहला मोटिव है वो ये है कि आपके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को किए जाए आज सॉल्व। तो चलिए समझते हैं थोड़ा सा इसके फॉर्मूलों को। एपी कब कहलाती है, यानी कि इसका शॉर्ट फॉर्म ज्यादातर आप भी जब भी सुनेंगे इस चैप्टर को तो टीचर्स आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ना बोल के ज्यादातर क्या बोलते हैं, एपी या एपी सीरीज के नाम से इसको बोला जाता है। तो ये सीरीज एपी सीरीज कब बनती है, जब कोई भी जो सीरीज बन रही है, सीरीज का मतलब क्या होता है, सीक्वेंस में कोई लगातार जो नंबर्स आते हैं उसको हम सीरीज कहते हैं। कई टाइप की सीरीज होती हैं, एपी होती है, जीपी होती है, एचपी होती है, तो कई टाइप्स की आपकी सीरीज होती हैं। लेकिन आपको जो पढ़ना है वो एपी के बारे में पढ़ना है, यानी कि जो आपके सक्सेसिव नंबर्स लिखे होंगे उनके बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन होगा। कई बार इस तरह के टॉपिक्स को आपने जो जनरल क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं जिसमें मेंटल एबिलिटी को आपको चेक करना होता है, तो वहां पे बचपन से आपको इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिले होंगे जहां पे आपको 3 या 4 नंबर लिखे होंगे, आगे के कुछ 1-2 नंबर गैप दिया होगा और वो नंबर आपको पता करना होगा कि नेक्स्ट नंबर क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट सक्सेसिव नंबर आपका क्या होने वाला है। तो कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए आपकी कोई सीरीज लिखी है A1 A2 A3, तो इस तरह से आपकी कोई सीरीज लिखी हुई है AN तक, यानी कि इसका जो लास्ट टर्म है वो क्या है AN और इसका जो पहला टर्म है वो क्या है A1। ठीक है, जनरली जो पहला टर्म है उसको A से रिप्रेजेंट किया जाता है, आप A1 भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जनरली जो है A से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो ये जो सीरीज लिखी गई है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कब बनेगी या इसको हम कब कहेंगे कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, जब इसका कॉमन डिफरेंस जो होगा वो सेम होगा हर सक्सेसिव एलिमेंट के बाद। मतलब क्या है कहने का कि हर सक्सेसिव एलिमेंट के बाद कॉमन डिफरेंस सेम होगा। इसका मतलब ये है कि जब आप A2 में से A1 को माइनस करेंगे, यानी कि A2 माइनस A1, सॉरी A2 माइनस A1, तो यहां पे आपकी कोई वैल्यू निकल के आएगी, माइनस करने पर कुछ नया एक एलिमेंट मिलेगा आपको, उसको हम कह देते हैं D। इसको कहा जाता है, इस D को कहा जाता है कॉमन डिफरेंस। तो कोई कॉमन डिफरेंस निकल के आया, मान लीजिए इसको हमने नाम दिया D1, कॉमन डिफरेंस कितना निकल गया हमारे पास D1। फिर नेक्स्ट टाइम आप क्या करिए, A3 में से A2 को माइनस करिए, यानी कि पीछे वाले टर्म में से आगे वाले टर्म को माइनस किया जाता है। तो अगेन आपको क्या करना है, A3 माइनस A1, इसको आपने लिख लिया D2। अगर ऐसा करने पर दोनों बार कॉमन डिफरेंस आपका सेम आ रहा है, ठीक है, 2 बार, जनरली आप 2 ही बार करते हैं, ज्यादातर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो 2 बार में ही कॉमन डिफरेंस निकालना होता है। ऐसा नहीं कि आप हर सक्सेसिव एलिमेंट के बीच में बैठ करके कॉमन डिफरेंस निकालना शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो अगर आपका D1 और D2 बराबर आ रहा है, इफ आपका D1 एंड D2 आर इक्वल्स, देन यू कैन से दैट द सीरीज इन AP। आप बोलिए भैया। ओके, सही है भैया, अच्छी बात है, आप थोड़ा एक्टिवली बैठे हुए हैं। तो आपका D1 बराबर क्या हो जाएगा D2। अगर ऐसा हो गया तो आप क्या कह सकते हैं कि हमारी जो सीरीज दी हुई है वो AP में है, यानी कि जो कॉमन डिफरेंस है वो हर जगह एक जैसा रहेगा। शायद अभी आपको एलिमेंट्स के फॉर्म में ना समझ में आया हो, अल्फाबेट के फॉर्म में ना समझ में आया हो, एलिमेंट्स के फॉर्म में देखते हैं तब आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। सपोज करिए ये 3 है, ये 7 है और ये 11 है, और ऐसे करते हुए ये सीरीज आगे बढ़ रही है। ठीक है, कहां पे जा रही है, कहां पे खत्म हो रही है, अभी हमें इसके बारे में कोई आइडिया नहीं। पूछा गया क्या ये सीरीज एपी में है या नहीं है, तो आप कैसे आंसर करेंगे, इसमें से इसको माइनस करिए, यानी कि 7 माइनस 3, ये आपका D निकल के आएगा, D1 ले लीजिए इसको, और ये कितना आया 4। अगली बार क्या करेंगे, 11 माइनस 7 कर दीजिए,
11 माइनस 7 और इसको लिख लीजिए D2। तो ये कितना आया 4। तो आपको क्लियरली विजिबल हो रहा है कि D1 भी 4 है और D2 भी 4 है, यानी कि D1 बराबर है D2 के। तो आप कह सकते हो कि ये सीरीज किस में चल रही है, एपी में चल रही है, यानी कि सीरीज एपी में दे रखी है। तो आप खुद ही देख लीजिए, अगर आपको नेक्स्ट टर्म बताना हो तो आप नेक्स्ट टर्म नहीं बता सकते हैं, आपको दिख रहा होगा 3 है 7 यानी कि 4 ऐड हुआ है, फिर 4 ऐड हुआ है, फिर 4 ऐड हुआ है। अगर आपको नेक्स्ट टर्म निकालना तो क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा, देन आफ्टर 23 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको जो टर्म्स पूछे जाएंगे तो आप आगे के टर्म्स को भी बता सकते हैं। लेकिन सपोज करिए कि यहां पे हो जाता मान लीजिए 10, ठीक है, इस तरह से करके कुछ हो जाता, तो जाहिर सी बात है यहां पे अगर आप 10 रखते हैं तो यहां पे आंसर कितना आ जाता 3, यानी कि D1 बराबर D2 ना हो पाता, और नहीं होता इसका मतलब ये सीरीज जो है वो एपी में नहीं है। तो फिर आने वाले टर्म्स क्या होंगे इसके बारे में आपके पास कोई इंफॉर्मेशन भी नहीं होती, क्योंकि जब सीरीज एपी में नहीं है यानी कि कॉमन डिफरेंस, यानी कि जो डिफरेंस चल रहा है वो एक जैसा नहीं है, तो आप सीरीज को आगे कैसे बना पाओगे, नहीं बना पाओगे। समझ में आ गया। तो ये तो हो गया कि आप कैसे पहचानेंगे कोई सीरीज एपी में है या नहीं है, यानी कि थोड़ा सा बेसिक स्टार्ट किया कि एपी है क्या। अब बात करते हैं इसके फॉर्मूले की, किस तरह के फॉर्मूले आते हैं और कितने तरह के फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद रखना है an का, nth टर्म का। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 d। अब यहां पे आप समझी गए होंगे कौन कौन से टर्म्स के बारे में बात हो रही है। a आपका क्या है बेटा, फर्स्ट टर्म है, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म है, मतलब कितने टर्म यहाँ पे आ रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखें तो 1 2 3 ऐसे करते करते मान लीजिए हमने यहाँ लिख दिया 10, तो टोटल कितने टर्म है आपके पास, 10 टर्म है। बात क्लियर हो गई। तो n क्या दिखाता है, नंबर ऑफ टर्म को दिखाता है। d क्या है, अभी आपको मैंने दिखाई दिया d क्या है, d है आपका कॉमन डिफरेंस, जो कि पीछे वाले टर्म में से आगे वाले टर्म को माइनस करके आपको मिलता है। ठीक, अब एक चीज और बची, ये an क्या है, an क्या है बेटा, nth टर्म की वैल्यू है। an क्या है, nth टर्म की वैल्यू है, मतलब कहने का क्या है कि वो nth टर्म क्या है। जैसे मान लीजिए मेरी सीरीज यहां पे जाके खत्म हो जाती है, ये मेरा लास्ट टर्म होता सीरीज का 27 मेरी सीरीज का क्या होता, लास्ट टर्म होता। तो 27 क्या है, an है। तो an क्या रखा जाता है यहाँ पे, 27 अकॉर्डिंग टू दिस सीरीज। अब ये मत कहिएगा सर ये एपी में नहीं है, मतलब यहाँ पे 11 रख लीजिए तो हो गया, नहीं तो भैया अभी कुछ लोग हाथ खड़ा कर देंगे कि एपी में नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आप ये कह सकते हो कि अनंत क्या है यहाँ पे आपका बेटा 27। तो अनंत क्या समझ में आ गया। आपकी कई बार बुक्स में या अलग अलग टीचर्स जो होते हैं वो कई बार यहाँ पे टीएन करके पढ़ाते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा, टीएन बोला जाए चाहे एएन बोला जाए दोनों का मतलब सेम है। ठीक है, क्योंकि यूपी बोर्ड्स वगैरह की बुक में जनरली टीएन लिखा रहता है, सीबीएसई और आईसीएसई की बोर्ड्स की बुक में एएन लिखा रहता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर एएन की बात हो रही है टीएन की बात हो रही है, मतलब उस टर्म की बात हो रही है लास्ट वाले टर्म की जो कि वहां पे रिटर्न होगा। अब इसमें से कोई भी एक इंफॉर्मेशन अगर आपके पास नहीं है तो इस इक्वेशन से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक इक्वेशन दे रखी है आपके पास, an इज इक्वल टू a प्लस विद इन ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू डी, ये एक इक्वेशन दे रखी है। अब इसमें से कोई एक चीज नहीं गिवन है और बाकी चीजें गिवन है, तो आप सॉल्व कर सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं और यही क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अभी मैं आपको क्वेश्चंस आप लोग पूछेंगे, मैं आपके क्वेश्चंस भी करवा के दिखाऊंगा तो आपको ज्यादा बेहतर क्लियर होगा। तो एक फॉर्मूला तो ये हो गया हमारे पास, ठीक है, एपी से। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, मान लीजिए ये सीरीज आपकी दे रखी है, ये सीरीज दे रखी है और कह रहा है कि इन सभी टर्म्स का सम क्या होगा। फिर से सुनिएगा, ये सीरीज दे रखी है, इसने कहा ये जो सीरीज है इसमें सबका सम क्या होगा, यानी जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी का सम आपको क्या देने वाला है या क्या मिलने वाला है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, एसएन। एसएन का मतलब क्या है, सम ऑफ द सीरीज। एसएन क्या है, सम ऑफ द सीरीज। फॉर्मूला क्या होता है, n अपॉन 2 कर्ली ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 स्मॉल ब्रैकेट बंद इंटू डी कर्ली ब्रैकेट क्लोज। तो सेकेंड फॉर्मूला क्या समझ में आ गया, Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 विद इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर। अब यहां पे देखिए एक ही चीज डिफर कर रही है, इन दोनों में अगर आप देखेंगे
तो देखिए ए आपको पता है क्या होता है, एन आपको पता है क्या होता है, डी आपको पहले से पता चल गया क्या होता है। क्या डिफर करा, एस एन। एस एन क्या है, जितने भी टर्म्स लिखे हुए हैं उन सभी का सम। एस एन क्या है, जितने भी टर्म्स लिखे हुए हैं उन सभी का सम। लेकिन यहां पे थोड़ा सा है ट्विस्ट। ट्विस्ट क्या है कि अगर आपको पहला टर्म भी पता हो और आखिरी टर्म भी पता हो, यानी कि फर्स्ट टर्म भी पता हो और लास्ट टर्म भी पता हो, तो उसके लिए इतने लंबे फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ती है, तो आप छोटे फॉर्मूले में इसको सॉल्व कर सकते हैं। वो फॉर्मूला है एस एन इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई 2 विद इन ब्रैकेट ए प्लस एल। एस एन आपको पता ही चल गया क्या है, सम ऑफ ऑल द टर्म्स। एन आपको पता है नंबर ऑफ टर्म्स, ए आपको पता है पहला टर्म, और एल क्या है, लास्ट टर्म। एल क्या है, लास्ट टर्म। जैसे मान लीजिए इस सीरीज में हमारे पास फर्स्ट टर्म भी है, लास्ट टर्म भी है, तो दोनों को जोड़ लें, एन पता कर लें कितने हैं, यानी कि टर्म्स कितने हैं, क्वेश्चन में दिया होगा, या तो आप डायरेक्ट यहां से देख के बता सकते हैं कितने टर्म्स है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7। तो क्या हो जाएगा, 7 डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट के अंदर a प्लस यानी कि 3 प्लस 27। क्लियर, सॉल्व हो जाएगा। तो ये एस एन का दूसरा फॉर्मूला है। ठीक है, अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि इन्हीं 3 फॉर्मूलों का यूज हो रहा है और इन्हीं 3 फॉर्मूलों से आपका पूरा का पूरा जितना भी ये चैप्टर है, यानी कि जो एपी चैप्टर है, इन्हीं 3 फॉर्मूलों पे आपका बेस है। तो ये 3 फॉर्मूले और आपके 6 7 8 नंबर, जितने भी नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, नंबर आपके हाथ में है। बहुत ज्यादा फॉर्मूले नहीं याद रखने हैं, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं याद रखना है। तो कॉमन डिफरेंस जो है सेम होना चाहिए, तो सीरीज एपी में है। फर्दर अगर आप देखें तो आपकी बाकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे गिवन होंगी, उन इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके आप जो भी यहां से पूछा गया वो निकाल सकते हैं। ठीक है, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और पूछा जाता है कि सीरीज लिख के दे दी जाएगी, उसमें कोई एक टर्म दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा क्या ये टर्म उस सीरीज को बिलोंग करता है या नहीं। फिर से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं, कि आपको एक सीरीज दे दी जाएगी, उस सीरीज में एक नंबर अलग से दे दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए सीरीज लिखी है और मैंने कहा क्या 150 इस सीरीज का हिस्सा हो सकता है कभी। अब 150 तो अगर आप लिखने चले जाएंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा, यानी कि सॉल्यूशन अगर आप करेंगे तो बहुत लंबा सॉल्यूशन आपको मिलेगा। बट फिर आप लगातार 4 जोड़ के फिर आप देखिए कि 150 आपकी सीरीज में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, लेकिन वो आपको करना नहीं है, आपको फॉर्मूले के थ्रू पहुंचना है। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर ये चाहता है कि आपको देखना कि आपको कॉन्सेप्ट आता है या नहीं आता है, कि बैठ करके लिखना थोड़ा ना वहां पर। तो कैसे पता करेंगे कि कोई टर्म जो है सीरीज का हिस्सा है भी या नहीं, तो वो पता करने के लिए आप बेटा क्या निकालते हैं, एन की वैल्यू। क्या निकालते हैं, एन की वैल्यू। अगर एन कंप्लीट नंबर आ रहा है, जनरली इसको बोल दिया था होल नंबर, यानी एन जो है कंप्लीट नंबर आ रहा है, जैसे 10 15 20 25 जो भी एक नंबर कंप्लीट नंबर अगर आ रहा है, तो वो जो टर्म होगा उस सीरीज का हिस्सा होगा। और अगर ऐसा नहीं आ रहा है तो उसका हिस्सा नहीं होगा, यानी कि फ्रैक्शन में आ जाए। अगर एन जैसे 25/2 आ जाए या कुछ भी फ्रैक्शन करके आ जाए, तो इसका मतलब वो टर्म जो है वो उस जो सीरीज है, गिवन सीरीज है, उसका हिस्सा नहीं होगा। क्यों ऐसा हो रहा है जरा ये भी समझिएगा, क्योंकि एन फ्रैक्शन में आने का मतलब क्या है, एन फ्रैक्शन में आने का मतलब यह है कि भाई वो पहला दूसरा तीसरा चौथा टर्म नहीं होगा, क्योंकि वो होल नंबर हो जाएगा। एन फ्रैक्शन में इसका मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए 4.5 आ रहा है एन की वैल्यू, तो क्या हो गया, एन क्या हो गया 4.5, यानी कि 4.5 टर्म, यानी 4.5वां टर्म। अब वो निकाल सकते हो क्या आप, क्योंकि या तो पहला टर्म हो गया तो दूसरा हो गया तो तीसरा होगा, 3.5 तो नहीं होगा, 4.5 तो नहीं होगा। इसलिए एन की वैल्यू अगर डेसिमल में आ रही है, यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन में डेसिमल में, या अगर आप कह ले होल नंबर नहीं आ रही है, तो आप ये बात कह सकते हो कि क्या है, वो जो टर्म है वो उस सीरीज का हिस्सा नहीं होगा। बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया। ठीक है, तो अगर टॉपिक क्लियर हो गया तो मैं क्वेश्चन लेना शुरू करूं। चलिए ठीक है, तो फॉर्मूले वगैरह देख लीजिएगा। अब सारे क्वेश्चन इन्हीं फॉर्मूलों पे लगेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि मैं पहले आपको वो क्वेश्चंस बताऊं जो क्वेश्चन एग्जाम में आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती हैं, यानी जिन क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है जो पूछे जाते हैं, मैं पहले उन क्वेश्चंस को बताने की कोशिश करता हूं। जैसे कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक सीरीज दे रखी है या कई बार नहीं भी दे रखी है, उसने कहा कि 10 से लेके 100 तक के बीच में, फिर से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं,
10 से लेकर 100 तक के बीच में, या कई बार ये भी कह सकता है कि 2 डिजिट नंबर। तो 2 डिजिट नंबर क्या होगा, 10 से लेकर 100 तक होगा। और अगर वो कह रहा है 10 से 100 के बीच में, तो दोनों में अंतर है। क्या अंतर है जरा समझिएगा। जब वो कह रहा है कि 2 डिजिट नंबर, तो वो 10 भी इंक्लूड माना जाएगा। जब वो कहेगा 2 डिजिट नंबर, तो 10 भी इंक्लूड माना जाएगा, क्योंकि 10 क्या है, 2 डिजिट नंबर है। और कहां तक, 99 तक। अगर क्वेश्चन कहता है बिटवीन 10 एंड 100, तो क्या हो जाएगा, 11 से लेकर 99 तक, क्योंकि बिटवीन कह रहा है, बीच में कह रहा है, यानी कि 10 इंक्लूड तब नहीं होगा। इसलिए क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, उसके बाद जल्दबाजी में करने की कोई जरूरत नहीं है। अदरवाइज बोर्ड का पेपर है, आपके नंबर कट जाएंगे, फिर आपको बाद में बहुत ज्यादा दुख होगा। तो बाद में दुख ना हो, इसलिए आप आराम से क्वेश्चन को पढ़िए, समझने की कोशिश करिए, फिर ही उसके सॉल्यूशन पे जाने की कोशिश करिए, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन अगर पूछा गया कि 2 डिजिट नंबर है और वो 4 से डिविजिबल है, तो ऐसे कितने नंबर होंगे जो 4 से डिविजिबल होंगे। क्वेश्चन समझ में आया, फिर से सुन लीजिए। 2 डिजिट नंबर्स हैं जो कि 4 से डिविजिबल है, तो ऐसे कितने 2 डिजिट नंबर होंगे जो 4 से डिविजिबल होंगे। क्वेश्चन समझ में आ गया, क्वेश्चन समझ में आ गया। तो ऐसे 2 डिजिट नंबर जो कि 4 से डिविजिबल हो, तो पहला नंबर क्या होगा 2 डिजिट नंबर जो 4 से डिविजिबल हो, 12 होगा। तो पहला नंबर हमें क्या मिल गया, 12। अब चूंकि 4 से डिविजिबल है, तो अगला नंबर क्या होगा, 16। यानी कि आप नेक्स्ट नंबर पे आसानी से पहुंच सकते हो। तो कितना हो जाएगा, 16। अच्छा बताइए, क्या इस तरह से जो नंबर्स मिलेंगे, क्या वो आपके उस कॉन्सेप्ट में आ रहे हैं एपी के, या नहीं आ रहे हैं, आ रहे हैं। क्योंकि भाई 4 का डिफरेंस हुई होगा तभी डिविजिबल होगा 4 से। तो यानी जाहिर बात है कॉमन डिफरेंस हर बार क्या रहने वाला है, एक जैसा ही रहने वाला है। और क्वेश्चन के हिसाब से क्या रहने वाला है, 4 ही रहने वाला है। तो नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, 20। इस तरह से करके आपने डैश डैश डैश। अच्छा लास्ट टर्म क्या होगा जो 4 से डिविजिबल हो, क्या 99 डिविजिबल होगा, हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो ऑड नंबर है। 98 क्या 4 से डिविजिबल है, नहीं है, तो 98 भी नहीं होगा। 97 फिर ऑड नंबर है, तो वो भी नहीं हो सकता। 96 क्या डिविजिबल है। तो यहां पे आंसर क्या आ जाएगा, 96। तो लास्ट नंबर आपको क्या मिला, 96। फर्स्ट नंबर आपको क्या मिला, 12। और इस तरह से आपकी एक सीरीज तैयार हो गई। देखते हैं क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। अच्छा अब जरा दिमाग में जोड़ डालिए, क्वेश्चन ने पूछा क्या है। क्वेश्चन ने पूछा है कि कितने ऐसे नंबर हैं जो कि 4 से डिविजिबल होंगे, ठीक है। यानी क्या पूछ रहा है, एन पूछ रहा है ना, कितने नंबर होंगे, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स पूछ रहा है। यानी कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एन। तो एन को बना लिया क्वेश्चन मार्क आपने, ये पूछा जा रहा है। अब जो जो इंफॉर्मेशन यहाँ पे है जो आप लिख सकते हो या निकाल सकते हो, उसको सबको लिख लीजिए। जैसे ए क्या है, 12 है। अच्छा डी क्या है, यहां से बैठकर भैया सॉल्व मत करने लगेगा। 16 माइनस 12 इज इक्वल टू 4। सॉल्व कर दोगे तो गलत नहीं है, लेकिन यार जब क्वेश्चन कह ही रहा है कि 4 की डिविजिबिलिटी है, तो उठा के 4 लिख दीजिए चुपचाप, कॉमन डिफरेंस वही रहने वाला है, ठीक है। तो जबरदस्ती आप अपने टाइम को वेस्ट मत करिए। तो डी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब आपको एन निकालना है। अब सम वम की तो बात ही नहीं कर रहा है, तो सम के फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं है। फॉर्मूला क्या हमें लगाना है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। आपको क्या ए एन नहीं पता, पता है ना, ए एन क्या था, मैंने बताया था ना, लास्ट टर्म की वैल्यू जो भी होगी या लास्ट टर्म जो होगा। तो लास्ट टर्म कितना है, 96 इज इक्वल टू ए कितना है, 12 प्लस एन आपको सॉल्व ही करना है, और डी आपको पता है 4। अब यार इक्वेशन क्लास 10th के बच्चे इक्वेशन तो सॉल्व कर ही लेंगे। 96 में से 12 इधर है, प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 84 इज इक्वल टू एन माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 4। 4 को इधर लाइए, डिवाइड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा डिवाइड करने पर, 21 एन माइनस 1। अब इधर माइनस में है 1, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो एन कितना आ जाएगा, 22। और यही आपका आंसर है। तो आंसर क्या है, 22। यानी कि 22 ऐसे नंबर हैं 2 डिजिट के जो कि 4 से डिविजिबल हैं।
अब देखिए क्या आपको सारे नंबर लिखने पड़े? अगर आप लिखते तब भी आपको आंसर मिल जाता, लेकिन क्या एग्जामिनर नंबर देता आपको तब? तो वो नंबर ना देता ना आपको, क्योंकि आप 10th में हो, ये आपको साबित करना है कि आप 10th में हो, नहीं तो वो तो 8th का बच्चा भी कर लेगा ना। तो कैसे साबित करेंगे? फॉर्मूले से साबित करेंगे। क्लियर? तो बाकी बच्चे भैया जो YouTube पर है वो स्क्रीनशॉट ले लें अगर लेना चाहे, और जो यहाँ पढ़ रहे हैं तो पहले भी करवा रखा है, ठीक है। फिर भी अपलोड कर दूंगा, वीडियो वहां से देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप नोट करने का समय दूंगा तो बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा, तो क्वेश्चंस कम हो पाएंगे, ठीक है। कोशिश है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, वो कैसे पूछा जाता है? आपको कुछ टर्म दे दिए जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपको दे दिया गया 3√2, 5√2, 7√2। पूछा गया क्या ये सीरीज एपी में है या नहीं है? तो याद करिएगा, अभी मैंने शुरुआत में आपको बता दिया था, किसी भी सीरीज को ये बताना हो वो एपी में है या नहीं है, तो हम क्या करते हैं, 2 बार कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। अगर दोनों बार हमारा कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो सीरीज एपी में है, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं। D1 5√2 - 3√2, तो D1 कितना आ जाएगा भाई? 5√2 में से 3√2 माइनस हो रहा है तो कितना आ जाएगा? 2√2। ये हमारा D1 आ गया। सिमिलरली आप D2 निकाल लीजिए, इसके लिए आप इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, तो 7√2 माइनस 5√2, तो फिर से क्या आ जाएगा? 2√2। तो D1 बराबर D2 आ रहा है, यानी कि सीरीज एपी में है। जाहिर सी बात है, आपको क्वेश्चन ही देख के पता चल रहा होगा कितने नंबर का पूछा जाएगा, 1 नंबर का, ठीक है। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन पूछे बहुत जाते हैं। अब वो नंबर्स क्या होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन क्वेश्चन इस तरह से बहुत पूछे जाते हैं जहां पे आपको बताना होगा कि सीरीज एपी में है या नहीं है। क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए ये तो हो गया दूसरे टाइप का क्वेश्चन। तीसरे टाइप का क्वेश्चन जो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, वो ये पूछा जाता है कि आप अगले 2 या 3 नंबर को बताइए जो कि एपी में आने वाले हैं, ठीक है। कोई नंबर अपनी बुक से बोल दीजिए तो मैं आपको बता दूं। कोई सीरीज आपकी बुक में ऐसी दी हो जिसमें आपके नेक्स्ट नंबर वगैरह पूछे गए हो तो बता दीजिए, मैं बता दूं। बताइए, पूछिए। 5 डैश 9.5। आपको ये जो दोनों डैश है इसको कंप्लीट करना है, बस यही तक दे रखा है ना बेटा, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखें तो वहां पे क्वेश्चन पहले से दिया होगा कि ये सीरीज एपी में है, दिस सीरीज बिलोंग्स टू एपी, ये क्वेश्चन में पहले से दिया होगा, ठीक है। अगर एपी में है तो जाहिर सी बात है आपको पता है कि इसमें से इसको माइनस करें और इसमें से इसको माइनस करें तो आंसर आपका सेम आने वाला है। अब मान लीजिए ये आपका A1 है और ये क्या है A2 और ये क्या है आपका A3, तो आपको A2 और A3 सॉल्व करना है। अब क्या क्या चीजें गिवन है आपके पास? आपके पास A गिवन है कितना? 5। आपको दिख रहा है टोटल कितने टर्म है? 4 टर्म है, यानी कि A4। अब n थोड़ा ना लिखेंगे, जब हमको पता है कि 4 है तो A4 लिखेंगे, ठीक है। और A4 कितना है? 9.5, यानी कितना हो जाएगा? 19 डिवाइडेड बाई 2। बाय मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसको आप प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। तो आपका A4 भी दे रखा है। अच्छा, A4 का फॉर्मूला क्या होगा? A प्लस 4 माइनस 1 D बराबर 19/2। कोई प्रॉब्लम यहां पे? समझ आ गया? यहां पे 4 कैसे आया? क्योंकि A4 दे रखा है ना, तो 4 यहां पे आ गया, n की वैल्यू 4 हो गई। A आपको पता है कितना है? 5 है, तो 5 प्लस 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 3D। हाँ, 3D पिक्चर की याद आ गई क्या? 3D इज इक्वल टू 5 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 19/2 माइनस 5। अब भैया ध्यान रखिएगा 10th क्लास में अब ये सब सॉल्व करना नहीं सिखाएंगे, ठीक है। कितना आ जाएगा? 9/2, ठीक है। 3 यहां मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड हो गया आपको D कितना मिल जाएगा? 3/2। D कितना मिल गया? 3/2 मिल गया। चलिए अब निकालते हैं A2 को, जो कि आपका काम है। तो A2 में से माइनस करेंगे A1। ध्यान रखिएगा मैं A1 लिख रहा हूं, मतलब A ही है,
ठीक है। तो a2 माइनस a1 बराबर क्या होगा, d। a2 हमें निकालना है, a1 हमें पता है 5 और d हमने सॉल्व कर लिया है। कितना है 3/2। 5 इधर माइनस में उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो a2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/2 प्लस 5 कितना आ जाएगा 13/2। a2 निकाल लिया। a3 अब आप निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे, a3 माइनस a2 इज इक्वल टू d। आपको d भी पता है और आपको a2 भी पता चल चुका है, तो a3 निकल आएगा। ये आप अपने आप करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। क्योंकि आपके बुक में है तो आप बुक से भी अपने देख सकते हैं कि आपका आंसर जो है वो मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्लियर। तो मैंने आपको अभी बेसिक 3 क्वेश्चंस बताए जो कि पहले फॉर्मूले पे ही डिपेंड कर रहे हैं, और ये सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। फर्दर अब आपको जो पूछना है, आपको जो डाउट हो रहा है, तो उन डाउट को आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं इसको रब करता हूं, बाकी आप अपने डाउट के क्वेश्चन को देख लीजिए और पूछिए। चलिए पूछिए बच्चों। How many 3-digit number are divisible by 7? ओके, क्या ये क्वेश्चन नहीं बताया मैंने अभी? हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7? तो 3 डिजिट नंबर कहां से स्टार्ट होगा, 100 से, और कहां तक जाएगा 999 तक जाएगा। लेकिन क्वेश्चन तो ये भी कह रहा है ना कि 7 से डिविजिबल हो, 100 तो 7 से डिविजिबल नहीं होता, तो 7 से डिविजिबल होने वाला पहला 3 डिजिट नंबर क्या होगा 105, ठीक है। क्या होगा अगला, लो बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई, 7 की डिजिटल दी तो 7 जोड़ दीजिएगा, 4 की डिजिटल दी तो हम 4 जोड़ लेते हैं, तो लास्ट नंबर भी निकाल लेंगे भैया। क्या होगा कि नहीं होगा, निकाल लेंगे, इतना कर सकते हैं। तो देखिए भाई क्वेश्चन जिन्होंने पूछा वो मैंने पहले नहीं बता दिया, आपको बता दिया ना। ज्यादा बड़ा, क्या चीज ज्यादा बड़ा आता है, जो इसके और गैप बढ़ा दिया जाता है, 3 डिजिट से 4 डिजिट कर दिया जाता है। तो क्या दिक्कत है, तुम्हें तो नंबर ऑफ टर्म निकालने ना, तो 4 डिजिट नंबर कितने होते हैं, कौन सा 4 डिजिट नंबर होगा, 9999 हो जाएगा। कहां तक जाएगा 4 डिजिट, मतलब क्या कहना क्या चाहते हो, 3 डिजिट से लेके 4 डिजिट तक के बीच में ना, ठीक है। तो 999 लास्ट 4 डिजिट नंबर होगा, इसके बाद तो 5 डिजिट आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसको चेक कर लीजिए भैया कि 7 से डिविजिबल होने वाला नंबर 4 डिजिट वाला कौन सा है, क्या ये 4 से 7 से डिविजिबल होने वाला नंबर है, चेक करिए। अगर है तो यही आपका हो जाएगा, अगर नहीं है तो भाई 98 को चेक करिए, 97 को चेक करिए। कोई तो ऐसा नंबर होगा ना जो 7 से डिविजिबल हो रहा होगा, वही नंबर आपका लास्ट नंबर हो जाएगा 4 डिजिट नंबर। क्लियर। कुछ भी पूछा, आपको तो n पूछा गया है ना। हाँ सताक्षी जी पूछिए, क्या क्वेश्चन पूछना था। Find the 31st term of the 31st टर्म यानी कि A31 आपको ये पता करना है, ठीक है। of an AP whose 11th term is 38 11th टर्म दे रखा है, A11 38 दे रखा है, ठीक है। and the 16th term is 73. A16 इज इक्वल टू 73। तो देखिए आपके पास A11 दे रखा है, A16 दे रखा है, और आपसे पूछा क्या गया है A31st। तो आपको A31st टर्म निकालना है, A11 और A16 दे रखा है। तो चलिए हम A31st का फॉर्मूला लगाते हैं। A31st इज इक्वल टू A प्लस, देखिए मैं डायरेक्ट लिख दूं इसको 30D, डायरेक्ट आप लिख सकता हूं क्योंकि आपको पता है n-1, n कितना है 31, 31 - 1 30। क्लियर है। A11 इसके बारे में भी जो भी आपको इंफॉर्मेशन है नोट कर लीजिए, A प्लस 10D और A16 इज इक्वल टू A प्लस 15D। ये हो गया। आपको पता ही है A11 कितना है तो यहां पे लिख लीजिए 38, आपको ये भी पता है 16 कितना है 73, ये भी लिख लीजिए। क्लियर हो गया। अब आप देखेंगे इन दो इक्वेशन को ध्यान से, इक्वेशन नंबर 2nd एंड 3rd। तो इक्वेशन फर्स्ट इसको डाल दीजिए क्योंकि इसका इस्तेमाल लास्ट में होगा, क्योंकि आपको जब 31st टर्म निकालना होगा तो हम फर्स्ट इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे। अब आप सभी ने भैया 2 वेरिएबल और 2 इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा हुआ है, 3 मेथड से सीखा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। किसी भी 3 मेथड में से आपको जो लगाना लगा लीजिए, ठीक है। तो मैं क्या लगाऊंगा, एलिमिनेशन मेथड। यहाँ पे
चूंकि मेरा यहाँ पे ए दोनों बार क्या है, सेम है, तो मुझे इक्वेशन को माइनस करना पड़ेगा, यानी कि सेकंड माइनस थर्ड। तो माइनस करते हैं तो नीचे के जो नंबर्स होते हैं उनके साइन क्या हो जाते हैं, रिवर्स हो जाते हैं। तो ये माइनस ए है और ये प्लस ए है, कैंसिल हो जाएगा। तो -15 और यहाँ पे 10d है, सॉल्व होके कितना आएगा, अपोजिट साइन है तो कितना आ जाएगा 5d। साइन वो लगता है जो संख्या बड़ी होती है और बड़ी क्या है 15 है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 35, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, d आपका कितना आ जाएगा 7। तो आपका d आ गया। क्या d की वैल्यू यहाँ पे रख दे तो हमारा आंसर आ जाएगा, नहीं आएगा, क्योंकि हमें अभी क्या सॉल्व करना है, a भी सॉल्व करना है। तो जो आपका d आया, d की वैल्यू चाहे इक्वेशन 2 में रख दीजिए, चाहे इक्वेशन थर्ड में रख दीजिए, सेकंड या थर्ड में से किसी में भी रख दीजिए। तो मैं सेकंड में रखूंगा क्योंकि मेरे लिए ये इजी है। क्यों इजी है, क्योंकि यहाँ 10 है, 10 से संख्या को मल्टीप्लाई करना मेरे लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, तो a इज इक्वल टू a प्लस 10 इंटू 7 इज इक्वल टू 38, ये हो जाएगा a प्लस 70 इज इक्वल टू 38। तो a कितना आ जाएगा, इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, और माइनस हो गया आपको कितना मिलेगा 32, इसमें माइनस में, क्योंकि ये माइनस की संख्या बड़ी हो चुकी होगी। ठीक है, तो a कितना आ गया माइनस का 32। तो आपको a पता चल गया, आपको d पता चल गया। अब दोनों वैल्यू यहां रख दीजिए तो आपका क्या आ जाएगा, a 31 आ जाएगा। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड d इन इक्वेशन फर्स्ट, ये आप लिख लिया करिए, क्या, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड d इन इक्वेशन 1। इन सबके नंबर्स होते हैं, मेरी तरह मत करने लगिएगा कि उठा करके सब लिखते चले जाए, मतलब सॉल्व लिख दीजिए कि आप कर क्या रहे हैं यहाँ पे। ठीक है ना, तो वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, a 31 इज इक्वल टू a कितना आया -32 प्लस 30 इंटू 7, -32 प्लस 210, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 178 या 188, 178। तो a 31 कितना आ गया, a 178। ठीक है, आंसर देख लीजिए ताकि आपको भी संतुष्टि मिल जाए। ठीक है, ओके, तो क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा और आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए यूट्यूब पर। आगे बढ़े, चलिए जल्दी बताइए किसको। The 17th term of an AP exceeds its 10th term by 7. 17th टर्म, देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज को जरा ध्यान से पढ़िएगा। 17th टर्म इसके 10th टर्म से, इसके 10th टर्म से, यानी कि a 10 से एक्सीड कर रहा है कितना 7। तो a 17 टर्म एक्सीड कर रहा है, मतलब a 17 टर्म ज्यादा है, कितना ज्यादा है 7 ज्यादा है। यानी कि अगर 17 टर्म में से 7 हम माइनस कर दें तो ये 10th टर्म के बराबर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। जैसे मैंने कहा मेरी एज आपकी एज से 10 साल ज्यादा है, तो मेरी एज आपकी एज से 10 साल ज्यादा है, तो मेरी एज में 10 साल माइनस करेंगे तो आपकी एज के बराबर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। सेम लॉजिक यहां पे भी लगाया। ठीक है, तो 17 टर्म में से मैंने 7 माइनस कर दिया जितना ज्यादा था, तो मेरा a 10th टर्म आ गया। क्लियर हो गई बात। आगे क्या कह रहा है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, यानी कि डी सॉल्व करने के लिए कह रहा है। तो चलिए फॉर्मूला आपको मैंने सिखा दिया है। ये क्या हो जाएगा, a प्लस 16d माइनस 7 बराबर a प्लस 9d। देखिए कोई दिक्कत, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला याद लिख दीजिएगा, क्या ACC सीमेंट नहीं है ना, ACC अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका ये हो जाएगा, सॉरी अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। अरे यार जरूरी जो हम बोले वही बोलो, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। तो फॉर्मूले के हिसाब से आपका ये हो जाएगा, सॉल्व कर लीजिए। इधर भी a है, इधर भी a है, दोनों में सेम साइन है, तो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। 9d को इधर लाएंगे माइनस हो जाएगा, तो 16d माइनस 9d, 7 को उधर भेज दीजिए तो प्लस में हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 7d बराबर 7, 7 उधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, 7 डिवाइडेड बाय 7 1। तो कॉमन डिफरेंस पूछा गया था, यानी कि d पूछा गया था और d आपने सॉल्व कर लिया है, बहुत अच्छी बात। d इज इक्वल टू 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए फटाक से, जल्दी जल्दी। सम ऑफ द सीरीज में से किसी को पूछना वो भी पूछ लीजिए, उसका एक भी क्वेश्चन नहीं हुआ।
Sir, find the sum of शाबाश, पूछो। फाइंड द सम ऑफ 22nd term सम पता करना है, यानी कि आपको SN पता करना है किसका? 27 of an AP in which D equal to 7 and D की वैल्यू दे रखी है, कॉमन डिफरेंस 7 है और 22nd term is 149. 22nd टर्म यानी कि 822 कितना है? 79 140. 149। ओके 149 हो गया। और कुछ? ठीक है, आपको क्या पता करना है? S22 पता करना है, ठीक है ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा? S22 ये हमें पता करना है। सम पता करना है, D दे रखा है, A22 दे रखा है हमारे पास। कर लेंगे या नहीं कर लेंगे पता नहीं, चलिए सॉल्व करते हैं। A22, तो A22 इज इक्वल टू 149, तो ये कितना हो जाएगा? A प्लस 21D इज इक्वल टू 149। A आपको नहीं पता है लेकिन D पता है, तो D की वैल्यू यहां रख दीजिए। तो 21 इंटू 7 इज इक्वल टू 149। तो A 7 इंटू 1 7 और 2 47, तो 147 और ये हो जाएगा 149। क्लियर? 147 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो A कितना आ जाएगा? 2। अब SN का फॉर्मूला लगाते हैं। SN का फॉर्मूला यानी कि S22। अब देखिए मैंने क्या बताया था, आपके पास दो फॉर्मूले हैं, n डिवाइडेड बाई 2 विद इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का, या n डिवाइडेड बाई 2 a प्लस l। तो क्या आपके पास a और l है या नहीं है? देखिए A22 यानी कि l है आपके पास, a आपने सॉल्व कर लिया, और n है कि नहीं है आपके पास? n भी है क्योंकि यहां लिखा है 22। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 22 डिवाइडेड बाई 2, 2 प्लस 149, ये हो जाएगा 11। तो 11 a कितना है? यहाँ पे 2 लिख लीजिए, तो 151। तो आंसर आ जाएगा 151 151 1661 1661 इज द आंसर। क्लियर है? ठीक है, तो सम अगर पूछा गया, आप चाहते तो वाला फॉर्मूला भी लगा लेते, लेकिन थोड़ा लेंदी पड़ जाता। ये छोटा फॉर्मूला है इसलिए आपका आंसर जल्दी आ जाएगा, आपका टाइम बच जाएगा। ठीक है, चलिए रब करता हूं मैं आगे। और कोई क्वेश्चन पूछना है? चलिए पूछिए। A3 is equals to 15, S10 equals to 125, S10 is equals to 125, find D and A10. D and A, तो D भी नहीं पता और हमें A भी नहीं पता। A10, ठीक है। तो जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास यहाँ पे दी हुई है उसका पहले हम इस्तेमाल करेंगे, और उसके बाद हम क्या निकालेंगे? D निकालेंगे और A10 निकालेंगे। ठीक है, तो A10 निकालने का मतलब है आपको A प्लस 9D, इस इक्वेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, A10 निकालने के लिए। इसके अलावा आपके पास A3 दे रखा है, तो A3 बराबर 15, और A3 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? A प्लस 2D बराबर 15। अब यहां पे देखें A भी अननोन है, D भी अननोन है, तो सॉल्व तो नहीं कर पाएंगे। तो जो इक्वेशन बनी इसको चुपचाप बना के रख लीजिए, कहीं ना कहीं बाद में काम आएगी। S10 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? S10 बराबर 125। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 10 डिवाइडेड बाई 2, A प्लस L। A दिया है क्या? नहीं। L दिया है क्या? नहीं। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे हम? नहीं लगा सकते क्योंकि A भी नहीं है और L भी नहीं है। तो हम क्या लगाएंगे? n डिवाइडेड बाई 2, 2 इंटू A यानी कि 2A प्लस n माइनस 1। n माइनस 1 कितना हो जाएगा? 9, और D इज इक्वल टू 125। क्लियर? तो 2A प्लस 9D 125। यहां पे जो नीचे है वो ऊपर, जो ऊपर है वो नीचे। 2 से जाएगा 1, 2 से जाएगा 5, 5 से जाएगा 25। तो आपके पास 2A प्लस 9D इज इक्वल टू 25। ये इक्वेशन आपको और मिल गई।
इसको नाम दे दीजिए सेकंड और इसको थर्ड। तो देखिए सेकंड और थर्ड फिर से क्या हो गया, दो इक्वेशन और दो वेरिएबल में, तो टू इक्वेशन इन टू वेरिएबल आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको करना क्या है, मगर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ना a बराबर है और ना ही d बराबर है, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें और फिर हम क्या करें, उसको इक्वेशन 3 से माइनस करें। तो हम क्या करें, इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई द इक्वेशन 2, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाई 2, देन सब्ट्रैक्ट 8 बाई 3, ठीक है, या फ्रॉम 3। ठीक, तो 3 में से आप माइनस कर देंगे किसको, इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद। तो कुछ इस तरह से आपकी इक्वेशन बनेगी। थर्ड इक्वेशन तो आपकी ये है, और ये क्या हो जाएगा, 2a प्लस 4d इज इक्वल टू, अब माइनस करेंगे तो साइन रिवर्स हो जाएंगे सभी के, ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि प्लस और माइनस में है। ये कितना आ जाएगा 5d, और ये कितना आ जाएगा माइनस का 5, तो d कितना आ जाएगा माइनस का 1। d सॉल्व हो गया, देखिए d सॉल्व हो गया। d सॉल्व होने के बाद आप यहां पे वैल्यू रख दीजिए, तो आपका क्या सॉल्व हो जाएगा, a भी सॉल्व हो जाएगा। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन सेकेंड, तो a प्लस 2 इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू 15, 2 इंटू माइनस 1 कितना हो जाएगा -2, -2 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये। अब आपको बेटा a भी पता है, d भी पता है, पहला पार्ट था d पता करने का, वो आपने पता कर लिया -1, क्लियर। अब a भी पता है, d भी पता है, तो आप इक्वेशन 1 में रख दीजिएगा, तो आपका a10 भी मिल जाएगा। ठीक है, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड d इन इक्वेशन फर्स्ट, a10 इज इक्वल टू, a कितना है 17 प्लस 9 इंटू -1, a10 इज इक्वल टू 17 माइनस 9, 17 माइनस 9 कितना हो जाएगा 8, तो a10 कितना आ गया 8 आ गया। क्लियर। तो होप सो आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से होने वाले डाउट्स क्लियर हो रहे होंगे। अगर अभी भी आपके पास कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, मेरे पास टाइम है अभी। अगर आपके पास कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं अभी भी। ठीक है, फिर हम इसको करते हैं वाइंड अप। a इज इक्वल टू 2, D equals to 8, d इज इक्वल टू 8, Sn equals to 90, sn इज इक्वल टू 90, 19, 90, 90, ओके। n और an बता। n और an आपको सॉल्व करना है। तो Sn आपका दे रखा है, तो Sn इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 d का फॉर्मूला यूज करेंगे। Sn 90 है, तो यहां पे लिख लेते हैं 90 इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2, n आपके पास है क्या, नहीं है, तो यहाँ पे n डिवाइडेड बाई 2 एज इट इज रहेगा। 2 इंटू a आपका दे रखा है 2 है, प्लस n माइनस 1 d दे रखा है 8 है। तो जो चीजें दे रखी थी उसको नोट कर लीजिए, 2 को इधर कर दीजिए तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 180 इज इक्वल टू n 2 टू द 4 प्लस 8n माइनस 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो 180 इज इक्वल टू n कितना हो जाएगा 8n माइनस 4, 180 इज इक्वल टू 8n स्क्वायर माइनस 4n। अब आप यहां से क्या कर सकते हैं, 4 को कॉमन ले सकते हैं, और 4 को कॉमन लेके क्या करें हम, 4 को कॉमन लेके इधर डिवाइड कर दें, तो 180 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। 4 को कॉमन लिया इसमें से, फिर यहाँ पे आके डिवाइड कर दिया, तो कितना हो जाएगा, कितना 45। तो आपकी इक्वेशन कुछ इस तरह से हो गई। अब यहाँ के 45 को उधर भेज दीजिए, तो इधर हो जाएगा 0, 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45। ये इक्वेशन आपकी बनी। ये इक्वेशन आपको कैसी दिख रही है,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है? कैसी इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसे पता चला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्योंकि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है, स्क्वायर है या 2 है हाईएस्ट पावर, इसलिए इक्वेशन कैसी है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के मेरे पास दो तरीके हैं, आपको जो मैंने पहले भी बताया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का पहला तरीका क्या है? या तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाइए, जिसको आपकी बुक्स में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी कहा जाता है। तो चाहे तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाइए, श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाइए, या तो आप क्या कर सकते हैं? स्प्लिट द मिडिल टर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, मैं हमेशा कोशिश करता हूं मैं फॉर्मूला लगाऊं, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है? आंसर जरूर लेकर आएगा। ठीक है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में जरूरी नहीं कि स्प्लिट हो ही रहा हो, इसलिए तो फॉर्मूले की जरूरत पड़ी थी। तो आपके पास जब आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए, दिख जाए, तो आप क्या लगाइए? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इस्तेमाल करिए। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है आपके पास? चलिए मैं बता देता हूं भैया, क्योंकि आप n निकाल रहे हो। ठीक है, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। ठीक है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला। ठीक, n इज इक्वल टू b कितना है हमारे पास? -1 है, और यहां पहले से माइनस लगा है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? तो 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4a कितना है? ये देखिए कितना है? 2 है, और c कितना है? -45 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2। तो n इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 1 माइनस और माइनस 2 बार है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 45 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 90। 90 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 360 डिवाइडेड बाई 4। तो n इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस अंडर रूट कितना हो जाएगा? 361 अपॉन 4। 361 क्या होता है भैया? किसका अंडर रूट होता है? 19 का। तो 1 प्लस माइनस 19 अपॉन 4। इतना है समझ में? एक बार हम क्या करेंगे? प्लस के साथ रख के सॉल्व कर लेंगे n की वैल्यू, और एक बार माइनस के साथ। तो क्या आ जाएगा? n इज इक्वल टू 1 प्लस 19 अपॉन 4, यानी कि 20 अपॉन 4 विच मीन्स 5। तो n हमारा सॉल्व हो गया। क्या आ गया? 5। अच्छा, अगर हम माइनस रख के करते तो क्या आ जाता? -18 अपॉन 4। तो n किस में आता आपका? माइनस में आता, विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, या तो पहला टर्म होगा, तो दूसरा टर्म होगा, तो तीसरा होगा, माइनस चौथा होगा, माइनस तीसरा होगा, ऐसा नहीं होता। तो n निगेटिव नहीं आ सकता, इसलिए इसको हम क्या करेंगे? सॉल्व नहीं करेंगे और लिख देंगे क्या? सिंस n नेवर बी नेगेटिव। तो आंसर क्या हो गया आपका? n 5 हो गया। तो जब n आ गया तो an निकाल लेंगे। n आ गया तो an निकाल लेंगे। an इज इक्वल टू क्या होगा? a5 इज इक्वल टू a प्लस 4d। यहां मैंने n की जगह 5 क्यों रखा? क्योंकि n की वैल्यू मेरे पास 5 आई है ना। ठीक है, तो a5 इज इक्वल टू a कितना सॉल्व किया मैंने? 2 ऑलरेडी गिवन था, तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। 2 प्लस d सॉल्व किया है, क्या d भी दिया हुआ है, कितना है? 8। तो 4 इंटू 8, तो 2 प्लस 32, तो a5 कितना हो जाएगा आपके पास? 34। एंड दिस इज द आंसर। आया समझ में? देख लीजिए आंसर मैच कर रहा है। ठीक है, तो होप सो आपको अरिथमेटिक के हर तरह के डाउट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपके कोई डाउट्स बचते हैं तो आप कमेंट में आकर, कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कर सकते हैं, मैं वहां पे उसके आंसर करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय सिया राम बच्चों।